ओके। तो ओके गाइज, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। मैंने हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे पास एक टॉपिक है सॉलिड स्टेट और दूसरा हमारे पास है सॉल्यूशन चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 इज द सॉलिड स्टेट एंड चैप्टर नंबर 2 इज द सॉल्यूशन। इन दोनों में से कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, ये सबसे बड़ी बात हमारे माइंड में घूम रही थी। तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। दोनों चैप्टर में से सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो सॉलिड स्टेट है वो थोड़ा सा 3D चैप्टर है। 3D का मतलब सर उसको जो है ऑनलाइन समझाना थोड़ा सा टफ है, ऑनलाइन समझाना थोड़ा सा टफ है। तो ऑफलाइन अगर उसको पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेटर होगा। तो अभी समय है, किसी को जल्दबाजी तो नहीं है सॉलिड स्टेट पढ़ने की? नो सर। नो सर। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि बच्चों, अगर सॉलिड स्टेट पढ़ने की अगर आपको जल्दबाजी नहीं है तो कोई भी दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑफलाइन चैप्टर है। मतलब 3D चैप्टर है। तो सर आप एटलीस्ट अगर किसी 3D चैप्टर को पढ़ाओगे तो 3D चैप्टर को पढ़ाने के लिए बच्चों हमें थोड़ा सा ऑफलाइन मोड का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग जो है रोक के चलें इसको, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बच्चों, जो कि चैप्टर नंबर 2 है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसका नाम, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 है जो और काफी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा चैप्टर भी है बच्चों। तो आइए सबसे पहले इसकी बेसिक हिस्ट्री जानते हैं, बेसिक चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या इसके बारे में जानना था, क्या इसके बारे में शुरुआत की गई थी। ये सब चीजों के बारे में हमें थोड़ा सा स्टडी करनी होती है, ठीक है ना। तो आइए गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, कोई भी सॉल्यूशन जो भी होता है, एक मिनट है, मैं ये कहना चाहता हूं गाइस आप लोगों से कि कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, वो हमेशा मान के चलिए, मैंने कहा कि ये कोई एक कंटेनर है, ये कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने आपको बोला कि इस तरीके से कोई एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है ना। इस कंटेनर में मैंने आपको बोला कि कोई एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये हमेशा दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होगा। ये कोई भी एक सॉल्यूशन जो भी होगा, जिन बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी काम आ जाएगा, और जिन्होंने 11th में भी पढ़ लिया है बच्चों, उनको यहाँ पे जो है एज ए रिवीजन काम आ जाएगा, बेसिक्स एज ए रिवीजन काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन की बेसिक्स पढ़नी है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। एक तो उस सॉल्यूशन में होता है सॉल्यूट होता है, और दूसरा होता है बच्चों सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। एक तो सर आपका सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, बोलो सब लोग। यस सर। ओके। तो सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में मिलते हैं, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सर आपस में मिलते हैं तो हमेशा एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना कि जब सर ये दोनों के दोनों कंपोनेंट आपस में मिल जाएंगे तो आपका क्या बना देंगे, एक सॉल्वेंट को बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन सर सॉल्यूट क्या होता है? अब बात यह है कि सर सॉल्यूट किसको बोलते हैं? सॉल्यूट उस कंपोनेंट को बोला जाता है बच्चों जिसका अमाउंट उस सॉल्यूशन में कम होता है, जिसका अमाउंट उस सॉल्यूशन में कम होता है, ठीक है ना। लेसर अमाउंट वाले, लेस जिसका अमाउंट उस सॉल्यूशन में कम होता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट, ठीक है ना। जिसका अमाउंट उस सॉल्यूशन में बच्चों कम होता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट, ठीक है ना। और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है,
ठीक है ना। मान के चलिए मैं यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करता हूँ। जाहिर सी बात है कि सर कोई भी एक सॉल्यूशन होगा, उसमें दो ही बात हो सकती है, या तो उसका अमाउंट ज्यादा होगा और या तो उसका अमाउंट कम होगा। तो मोर अमाउंट, ठीक है ना, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है, मोर अमाउंट वाला, जिसका अमाउंट उस सॉल्वेंट में ज्यादा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला एक्वस NaCl का सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक्वस NaCl का सॉल्यूशन अगर हम लोग ले लेते हैं तो एक्वस NaCl का मतलब नमक पानी है ना, नमक पानी। तो NaCl क्या होगा उसमें, NaCl क्या होगा बच्चों, सर NaCl सॉल्यूट होगा और सर जो वाटर हो जाएगा और वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा, क्योंकि नमक पानी का जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास दो चीजों से मिलके बना होगा, ठीक है ना। जो नमक पानी का सॉल्यूशन होगा बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इसमें आपको पता लग गया। अगर मैं शुगर, चीनी और पानी, जो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाता हूं, तो उसमें भी आप बताएंगे जो शुगर होगा वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा और जो सर वाटर होगा वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई बात कहनी है तो बोलिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बोलते हैं, आइए लेट अस कंसीडर ए बीकर। कोई एक बीकर को कंसीडर करते हैं बच्चों इस तरीके से। अब मैंने इसमें आपको बताया, इस बीकर में आप देख रहे हो, इस बीकर में मैंने कहा कि इस बीकर में बच्चों पानी भी है, NaCl भी है और वाटर भी है, दोनों के दोनों है। अब लेकिन कितना अमाउंट, ठीक है ना, हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट जो है अब आपको पता नहीं है, NaCl का है। गाइस, अब आपको इस बात का नॉलेज जाहिर से बिल्कुल भी नहीं है कि सर कितना अमाउंट NaCl का है और कितना अमाउंट वाटर का है, ये आपको पता नहीं है। तो ये जो अमाउंट का पता लगाने के लिए जो अमाउंट टर्म होता है, ये अमाउंट टर्म को हम पता लगाने के लिए कुछ नया यूज करते हैं। तो बेसिकली जो अमाउंट का मीनिंग होता है बच्चों, अमाउंट को हम बेसिकली बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है ना। बेसिकली जो अमाउंट होता है, इस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। बेसिकली बच्चों, इस अमाउंट को पता करने के लिए अमाउंट को एक टर्म बोलते हैं कंसंट्रेशन। सर इस कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के बच्चों। कंसंट्रेशन को अगर आपको जानना है, कंसंट्रेशन को पता लगाना है, तो हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। उस मेथड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पे नया टर्म लिख रहा हूं। अब मैं यहाँ पे नया टर्म लिखने जा रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन देखिए बच्चों, मैं अब यहाँ पे एक नया टर्म लिखने जा रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के रिप्रेजेंटेशन, कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है,
मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन को निकालने के लिए मैंने कहा कि कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का है और कितना अमाउंट उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का है। इन दोनों अमाउंट का पता करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है कंसंट्रेशन। अब वो कितना है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, उस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उस कंसंट्रेशन को बताने के लिए हमें कुछ टर्म को यूज करना पड़ता है। तो उनमें से बच्चों पहला हमारे पास एक टर्म है, मास परसेंटेज। ठीक है ना, मास परसेंटेज। सर उनमें से हमारे पास कोई एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। तो इस मास परसेंटेज को आप ऐसे भी शो करते हैं W/W%, W/W%। ठीक है ना। सपोज मैंने आपको बताया, सपोज कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कोई एक सॉल्यूशन जिसमें ए और बी से मिलके बना हुआ है। और बच्चों मैंने कहा इस सॉल्यूशन में ए जो है, ए आपका सॉल्यूट है, और मैंने यहाँ पे दूसरी बात बोली बच्चों कि जो बी है, बी आपके पास सॉल्वेंट है, ए आपके पास सॉल्यूट है, और बी मैंने आपको बताया कि सर ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है। तो अब आपको बोला जाएगा, ठीक है ना, अब आपको बोला जाएगा मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा W/W ऑफ ए। तो W/W ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर ए का मास परसेंटेज निकालूंगा तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा बच्चों, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी और इनटू क्या कर दूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो बच्चों, जो मास ऑफ ए है, जो मास ऑफ ए आप देख रहे हैं यहाँ पे, मास ऑफ ए प्लस जो मास ऑफ बी है इजिकल टू, इसका मीनिंग मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं बोल सकता हूं क्या मैं इसको? बोलो सब लोग, हाँ या ना बोलो भाई। क्या मैं मास ऑफ ए और मास ऑफ बी के आपस में जब मिलाऊंगा तो इसको मास ऑफ सॉल्यूशन बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? बोलिए। हाँ सर। Yes, sir. सब लोगों को पता है ना कि मैं सर इसको मास ऑफ ए भी बोल सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकता हूं जब ए और बी के मास को मिलाऊंगा तो। और या मैं दूसरे अब देखो, एक तो पहला वाला तो मैंने ऐसे लिख दिया, या दूसरा टर्म ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, W/W ऑफ बी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूंगा मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय, आपको बोलूंगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, मास ऑफ बी और इनटू मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या दोनों को मिला के? बताओ बताओ बेटा, सब ठीक है ना। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब एक बात और बताता हूं। सपोज मैंने आपको बताया बच्चों कि ये कोई एक बीकर है, इस बीकर में मैं यहां पे लिखता हूं, ये बीकर जो है मैं लिखता हूं 10% W/W सॉल्यूशन, W/W W/W सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, मैंने आपको बताया कि ये जो सॉल्यूशन है ये 10% W/W सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। या मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखता हूं, ये जो सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो सॉल्यूशन है ये है 10% बाई मास ऑफ NaCl है। तो अब मेन बात यह है कि सर इस टर्म का क्या मीनिंग है। अगर आपने लिख लिया 10% W/W सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऑफ NaCl मैंने लिख लिया, या 10% बाई मास ऑफ NaCl है। तो देखो इस लाइन का क्या मीनिंग है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 10% W/W का मीनिंग क्या होता है,
10% W/W NaCl का मीनिंग होता है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कहीं पे अगर एक लाइन लिखी हुई रहेगी 10% NaCl का W/W सॉल्यूशन है, तो आपको ये समझ जाना है बच्चों, अपनी मर्जी से कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको याद दिलाएगा नहीं, बस आपको ये समझ जाना है कि 10% 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में इतना इतना प्रेजेंट है। यहां तक कोई बात कहनी है किसी को तो बोलो, बोलो, ठीक है ना। या इसी लाइन को आप बोलेंगे सर 10 ग्राम, या इसी लाइन को बच्चों आप ये बोलेंगे कि जो 10 ग्राम ऑफ NaCl है, 10 ग्राम ऑफ NaCl है, प्रेजेंट है 10 ग्राम ऑफ NaCl। मैंने यहाँ पे लिखा कि सर प्रेजेंट है, सर 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट है 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर। समझ रहे हैं ना सब लोग, 90 ग्राम ऑफ वाटर में ये प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि मतलब अगर 10% W/W का मतलब क्या हो गया, या 10% आपको बताया कि 10% बाय मास ऑफ NaCl, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। इसका ये मीनिंग है कि जो 10 ग्राम ऑफ NaCl है वो 90 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इससे मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया आपका, W ऑफ सॉल्यूट आपका कितना निकल गया, 10 ग्राम निकल गया, ठीक है ना। W ऑफ सॉल्यूट आपका 10 ग्राम निकल गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपका निकल गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकला, ये वाला निकल गया, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों आपका निकल गया है, ये 90 ग्राम हो जाएगा। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर किसी को कोई बात कहनी है तो बोले। बोलिए भाई, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, बोलिए बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए। किसी को कहीं पे कुछ पूछना है तो पूछो, कहीं पे अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आया है तो वो पूछ सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो मास परसेंटेज उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, ज्यादा इधर उधर वाला नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, ये तो आपको मैंने क्या बताया, ये पहला मेथड है। अब आपके पास दूसरा मेथड आता है, ठीक है। अब दूसरा मेथड आता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। तो दूसरा है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज W/V से भी इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग होता है, सपोज मैंने कहा वही कोई एक सॉल्यूशन है बच्चों, मान के चलिए कोई एक सॉल्यूशन है जो A और B से मिलके बना हुआ है, जो A और B से मिलके बना हुआ है, और A मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और B वाला मैंने आपको बताया बच्चों कि B आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा W/V परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा W/V परसेंटेज ऑफ A, यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ A, मास ऑफ A अगर ग्राम में आपको निकालना है, अपॉन मैं यहाँ पे लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको 100 से मल्टीप्लाई। W का मतलब W ऊपर आ जाएगा, वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, जाहिर सी बात है। सर W/V तो बोल रहे हैं ना, तो W/V बोल रहे हैं सर, W ऑलरेडी ऊपर आ जाएगा और वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? कुछ दिक्कत है क्या किसी को? बोलो भाई। No, sir. ओके, तीसरा यहाँ पे एक और निकालते हैं। तीसरा हम लोग यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज छोटा छोटा टर्म लिखते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं ज्यादा देर तक समझाऊंगा, ठीक है ना। तो सर वॉल्यूम परसेंटेज को क्या हो गया? सो देखिए 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 देखिए, वॉल्यूम परसेंटेज ऐसे बोलते हैं इसको। तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वही सपोज कोई एक सॉल्यूशन ए और बी से मिलके बना हुआ है। ए आपका सॉल्यूट है और बी आपका क्या है? सॉल्वेंट है। कहानी वही हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखूंगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप बहुत बहुत आसानी से भी निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, एक टर्म और होता है बच्चों, सपोज मैंने आपको बोला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक और टर्म होता है बच्चों डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन होता है। तो सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, एक बात आपको बता देता हूं बच्चों कि डेंसिटी अगर सॉल्यूशन को पूछा गया है तो मास भी सॉल्यूशन का ही होगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही होगा। अगर उसने डेंसिटी सॉल्यूशन की पूछी गई है तो आप मास सॉल्यूट का नहीं लगाओगे और वॉल्यूम किसी और का नहीं लगाओ, तो दोनों चीजें एक ही का होना चाहिए। अगर आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चों अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस दूसरा आप इसको बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट से क्या करोगे? एक दूसरे को प्लस करोगे। तो दोनों के मास को प्लस करने के बाद आपको मास ऑफ सॉल्यूशन तब जाके मिलेगा, तब आपको ये वैल्यू ऊपर चढ़ानी है। तो गड़बड़ मत कर देना। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर सर डेंसिटी सॉल्यूशन की पूछी जा रही है तो वॉल्यूम भी हमको सॉल्यूशन का ही रखना है। चलो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। सर इसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट अकेला आता है? अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट आएगा तो मास भी सॉल्यूट का आएगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूट का ही आएगा। फिर समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। और अगर वॉल्यूम कभी कभी नहीं दिया रहता है, वॉल्यूम ऐसा बोलेगा जैसे किसी चीज के लिए अगर बोल देता है 20 ग्राम पर ml, 20 ग्राम पर ml, तो इसका मतलब हो गया कि जो 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है बच्चों, वो आपको बोलेगा कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। कभी कभी अगर वॉल्यूम नहीं दिया रहता है, इनडायरेक्टली लाइन में पूछा रहता है, इनडायरेक्टली अगर आपको पूछा रहेगा तो आप समझ जाइए कि सर उसने जो है इनडायरेक्टली वॉल्यूम की वैल्यू दी है। तो ये जो पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। हो गया सबका? ओके। सर ये 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन वो नहीं पता। 1000 ml में ही तो होगा। 1 लीटर में कितना ml होता है?
1000 ml होता है ना। वो ठीक है सर, 1000 ml, लेकिन अब 2 ग्राम कैसे हो गया? मैंने वो अपनी मर्जी से लिखा 20 ग्राम। 20 ग्राम मैंने अपनी मर्जी से लिखा, 20 ग्राम पर ml, ऐसा लिखा ना। हाँ सर। तो 20 ग्राम प्रेजेंट है, इसका मतलब ये 20 ग्राम प्रेजेंट है 1000 ml में। ये आपको समझना है, इस लाइन का ये मीनिंग है। और बता, और बोल बेटा। बस समझ समझ गया सर। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है सर, कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास है मोलारिटी। मोलारिटी को आप जानते हैं कि सर एम से इंडिकेट करते हैं, सब बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ है, तो मैं ज्यादा देर तक नहीं बताऊंगा। तो मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, आप बोलेंगे सर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और लीटर में हो जाएगा। अगर आपको मोलारिटी एन ऑफ सॉल्यूट, जरा देखिए ध्यान से, एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपका ml में दिया गया है, तो आप इसको काई से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे। और दूसरी बात आप लोग जानते हैं बच्चों, एन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है W ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप इसको मोलारिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलारिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो W ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय आप इसको बोल सकते हैं वॉल, ऐसे लिखिएगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे आप ml लिख सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है ये वैल्यू ऐसे भी आपको सॉल्व करने को दे दे। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, ऊपर से घुमाओ या नीचे से घुमाओ, बात एक ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर कभी कभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे निकालोगे? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, आप बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, आप बोलेंगे सर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बातें हैं, कुछ भी है नहीं इसमें, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। सपोज कभी कभी क्वेश्चन में एक बात और पूछी जाती है, क्वेश्चन में एक लाइन और पूछ लेता है कभी कभी, सर क्या पूछता है, देखिए पूछेगा क्या, जैसे बोलेगा कोई 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH लिख के देता है। तो 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, है ना। कोई कोई एक सॉल्यूशन है जिसके हम लोग बोलते हैं कि जिसकी जो मोलारिटी है वो 2 मोल है, ठीक है ना। 2 मोलर का मतलब हो जाएगा कि कोई एक सॉल्यूशन जिसकी मोलारिटी हम लोग बोल देते हैं 2 मोल है, वो पर 1000 ml में है, समझ रहे हैं ना, वो 1000 ml में है। या मैं ऐसे बोलूंगा, इसका ये मीनिंग दूसरी लैंग्वेज में ये हो जाएगा कि 2 मोल्स ऑफ, ऐसे लिखूंगा 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है, 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 1000 ml में 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है। अगर 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH अगर आपको लिख के आ गया, तो 2 मोलर का मतलब आप समझ जाइएगा कि 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में इसके 2 मोल प्रेजेंट हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, अब भाई किसी को कुछ पूछना है क्या मोलरिटी से रिलेटेड बात? पूछ लीजिएगा, किसी को अगर कोई बात कहनी है तो।
ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोलालिटी। मोलालिटी को एम से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एम जिसको बोल रहे हैं, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम में भी आप लोग जानते हैं, तो सर सीधे फॉर्मूले लिख लीजिएगा, ठीक है ना, सीधे फॉर्मूले लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मोलालिटी इज इक्वल टू आप लोग बोलेंगे यहाँ पे सर ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। सर ये आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, और ये ध्यान रखिएगा केजी में होगा। या इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आप ऐसे बोलेंगे सर मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एम से दिखाते हैं, ठीक है ना। सर ये दूसरा फॉर्मूला इसको ऐसे लिखेंगे एन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, आपका ग्राम में होगा। तो सर ये वही 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या इसको दूसरा नेक्स्ट फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोलालिटी इज इक्वल टू, मोलालिटी इज इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं W ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये वैल्यू काय में होनी चाहिए सर, ये आपका ग्राम में होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि सर इसको ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू आप इसको निकालोगे बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे, नहीं लगाओगे, बोलो भाई। तो सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इनटू, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बेस पे इसको यहां से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक और टर्म है मोल फ्रैक्शन, जो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है। मोल फ्रैक्शन को आप इस ग्रीक टर्म से यूज करते हैं, इस ग्रीक टर्म का नाम है काई, ठीक है ना। तो वही बच्चों, कोई एक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें a प्लस बी आपका मिला हुआ है। ए आपके पास क्या है बच्चों, सॉल्यूट है, और सर बी आपके पास क्या है बच्चों, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू आप लोग बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू आप लोग बोलेंगे बच्चों मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी को मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या एन ऑफ टोटल के नाम से भी आप लोग जान सकते हैं। तो मोल्स फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं तो सर एन ऑफ वी डिवाइडेड बाय आप लोग यहां से बोलेंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के रिस्पेक्ट में, यहां से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूं, तो बच्चों सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू होता है 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर आपको ए निकालना है बच्चों तो ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, कभी कभी मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब एक तरीके से क्या होता है बच्चों, मोल होता है। अरे सुन रहे हैं क्या, मोल फ्रैक्शन का मतलब ही मोल होता है एक तरीके से। मोल फ्रैक्शन अगर कहीं पे दे दिया जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, कहीं पे लिखेगा काई ऑफ ए, तो काई ऑफ ए इज इक्वल टू आपको बोलेगा 10। तो आपको ये मान के चलना है कि एन ऑफ ए, एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। कहीं कहीं पे अगर ये वैल्यू दिया हुआ रहता है तो आपको ये मान के चलना है एन ऑफ ए की वैल्यू 10 दी गई है। समझ रहे हैं क्या,
अरे हाँ या ना बोलो। Yes. किसी को कोई डाउट बोलो। No, sir. और लोगों को किसी को कोई बात कहनी है तो बोलिए बोलिए। नक्षत्रा समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉब्लम करवाता हूं, जो आपकी एनसीईआरटी की ही बुकलेट से लिया गया है, जो एनसीईआरटी की बुकलेट से ही लिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। कैलकुलेट द amount of benzoic acid required to preparing 250 ml of 250 ml of 0.15 molar solution in methanol। ठीक है ना। अब आप समझ जाइए कि क्या पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड आपको पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड आपको पूछ रहा है, और यहाँ पे जो टर्म दिया गया है 0.15 मोलर दिया गया है। लो जी, calculate the amount of benzoic acid required to preparing 250 ml of 0.15 molar solution of methanol। करिए तो इसको, बेंजोइक एसिड का अमाउंट निकालना है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ पे। C6H5COOH, ये आपका बेंजोइक एसिड है। करो बेटा इसको जरा सॉल्व।
हो जाएगा अब तो बताइए। हैं सर डन। ओके, और भी करो। Sir, done. ओके बेटा। Done. ओके, और लोग सर 4.57 ग्राम। ओके, कितने लोगों ने किया मैं वो जानना चाह रहा हूँ। कितने लोगों ने किया। और लोग बताओ भाई। ओके, देखिए बच्चों मैं सॉल्व करके देता हूँ, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड बोल रहा है। अमाउंट का मतलब वो आपको जो है क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू पूछ रहा है। उसने वॉल्यूम दिया है 250 ml। बहुत ही आसान था सर। उसकी मोलारिटी दी गई थी। मोलारिटी बच्चों कितना दिया गया था, 0.15 इतना दिया गया था। और मोलर मास आपने निकाला होगा बेंजोइक एसिड का, शायद 122 ग्राम आ रहा होगा। इसका मोलर मास आपने निकाल दिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है ना। तो बच्चों मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता था, मोलारिटी इज इक्वल टू आप बोलते थे सर W इंटू 1000 डिवाइडेड बाई आप बोलते थे सर यहाँ पे मोलर मास इंटू आप बोलते थे मोलर मास इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम काय में होना चाहिए बोला था आपने सर, ml में होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए मोलारिटी इज इक्वल टू आप लोग क्या बोलेंगे, W की वैल्यू कितनी दी गई है, W की वैल्यू तो सर आपको पता होना चाहिए। W खुद ही निकालना है, तो W अगर निकालना है तो W को बाहर ले लो, है ना। W को बाहर ले लीजिएगा तो W इज इक्वल टू आप क्या बोलेंगे सर, मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम काय में होना चाहिए, ml में होना चाहिए,
डिवाइडेड बाय आप यहाँ से क्या कर देते, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते, तो सर यहाँ पे 0.15 हो जाता, इनटू आप यहाँ पे क्या बोलते मॉलिक्यूलर वेट 122 हो जाता, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना में है 250 ml में है, और सर यहाँ पे कितना आ जाता है, ये 1000 से आप इसको डिवाइड करते। तो जैसे आप इसको आपने इसको कैलकुलेटर से यूज किया, जैसे बच्चों आपने कैलकुलेटर से इसको यूज किया होगा, तो ये आंसर कितना आ रहा होगा, ये आ रहा है आपका 4.57 ग्राम। क्या किसी का इसके अलावा कुछ और आंसर आया क्या, बोलो बोलो बच्चों, किसी का कुछ आंसर आया क्या? नो सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो लोग नहीं कर पाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए और सॉल्व करते हैं। ये बार बार काम आएगा, ये बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, क्लास 11th की बेसिक चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए ये बार बार काम आएगा सॉल्यूशन चैप्टर में। ठीक है ना, तो आपको ये लिख के दिया गया है, कैलकुलेट molarity and molality. Calculate the molarity and molality of Ki solution if the density of 20% W upon W aqueous Ki is 1.20 gram per ml. Calculate the molality and molarity of Ki solution if the density of 20% W upon W Ki solution is 1.20 ग्राम दिया गया है। और जैसे कि बच्चों में आपको पोटेशियम मॉलिक्यूलर वेट आपका लिख के दे देता हूं मैं, MW of Ki 166 ग्राम, सॉरी। चलिए भाई इसको सॉल्व करिए। करिए, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोलारिटी। मोलालिटी आपको दोनों टर्म यूज करते हैं, एक तो आपको मोलालिटी यूज करनी है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में लो और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा बेटा समझ में कैसे सॉल्व करना है, डेंसिटी दिया गया है
और 20% W/W का मतलब समझ गए ना आप लोग? Done, sir. मोलालिटी निकाल दो बेटा पहले, है ना? मोलालिटी आसानी से निकल जाएगी। 20% W/W सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? 20 ग्राम ऑफ KI प्रेजेंट है 80 ग्राम ऑफ वाटर, 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जिसको बोला है, इसका ये मीनिंग है भाई। इससे इसको निकाल दो पहले, ये आसानी से निकल जाएगा, ये ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। जरा करो तो बच्चा सॉल्व। हो गया सर। ओके, और लोग भी? Done. ओके, और लोग भी करो भाई, बहुत कम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व।
हो गया क्या? अरे 2-4 लोग और तो बोलो, आंसर तो कोई दे ही नहीं रहा, बहुत कम बच्चे दे रहे हैं। इसका कुछ क्वेश्चन कभी कभी भी आप लोग सॉल्व क्यों नहीं करते हो बेटा? 2-3 कुछ बच्चे तो कभी कुछ सॉल्व ही नहीं करते हैं। भूमिका, नो रिप्लाई। सर कर लिया सर, डन। ओके, और लोग नहीं कर रहे हैं क्या? चलो मैं ही कर देता हूँ। ओके, चलिए इधर देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, मोलालिटी का मतलब हो गया कि सर W आपका दिया गया है, W आपका 20 दिया गया है, और मोलर मास तो सर आपका दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है 166 दिया गया है, और मास ऑफ सॉल्वेंट ये है, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। सर ये आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो सर मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलालिटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 into 1000 divided by 166 into मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, है ना। तो सर कितना हो जाएगा? 20 into 1000, इसको कर दो ऐसे, डिवाइडेड बाई 166 into 80। तो सर ये आंसर आ रहा होगा 1.5 मोल पर केजी। यही आया था क्या सभी का? अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, और किसी का कुछ आंसर तो नहीं है ना? ओके सर, मोलारिटी निकालिए, मोलारिटी निकालिए सर। सर मोलारिटी निकालते हैं, तो मोलारिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है ml में। सर मोल तो निकल जाएगा, W अपॉन M से, W भी दिया है, M भी दिया है, मोलर मास भी। सर वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही होगा क्या? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? बी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन, आप क्या बोलोगे यहां से सर? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया ये,
लेकिन सर मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? सर मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यही होगा क्या? बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर ही होगा। किसी को कोई बात कहनी है तो बोलिए। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? यहाँ पे ये 20 है, 100 ग्राम हो जाएगा। देख लो भाई, किसी को अगर कोई भी यहाँ पे डाउट है तो पूछ सकता है कि सर ये कैसे किया। ठीक है ना? 100 ग्राम हो गया तो सर सीधे मोलारिटी निकाल दो, 20 अपॉन 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बच्चों 166 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा एक मिनट है, अभी वॉल्यूम भी तो नहीं निकाला हमने, सॉरी, ये मैंने पहले ही कर दिया। ये तो मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, तो मास ऑफ तो 100 डिवाइडेड बाय पहले मुझे डेंसिटी करनी पड़ेगी। तो देखिए यहां से मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी 1.20 ग्राम हो जाएगा। तो ये यहां से वॉल्यूम निकल गया, इतना ml में निकल जाएगा ये। तो अब आप इस फॉर्मूले में रख लो। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स का मतलब 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आप 166 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन 1.20। यही आया क्या? देखिए, अरे यही आया क्या? और इसके बाद फाइनल आंसर आएगा 1.45 मोल पर लीटर। क्या किसी को अभी भी कुछ डाउट है इसमें? तो पूछो, किसी को कोई डाउट है बच्चों? किसी को किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो पूछो, पूछिए पूछिए पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे? सब लोग कर लेंगे बेटा? यस सर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इसको आप बढ़िया से सॉल्व करिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए बच्चों हम लोग क्लास को एंड कर देते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सर, बाय जी सर, बाय। Yes, sir. Bye, sir. ओके।